ओके जी, किसी को कुछ पूछना है पूछो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। गुड इवनिंग सर। जी गुड, बताइए। सर जो नेट के जो फॉर्म आया है उसके रिगार्डिंग मेरी क्वेरी थी। पूछिए। सर वो फॉर्म में जैसे कुछ लिखा है कंप्यूटर बेस्ड, ये ऑफलाइन एग्जाम होगा या हम ऑनलाइन भी दे सकते हैं? नहीं नहीं, ऑनलाइन होगा, सेंटर पे जाके देना पड़ेगा। मतलब ओके। मतलब आपका सेंटर मान लीजिए, फॉर एग्जांपल आप पंजाब से, मान लो आपका चंडीगढ़ में पड़ा, तो चंडीगढ़ हाँ में जी। किसी जो कंप्यूटर लैब, मान लो कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है, फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आपका सेंटर पड़ गया, तो उसके हाँ जी। कंप्यूटर लैब में आपका सेंटर है, वहाँ जाके उनके कंप्यूटर पे आपको एग्जाम देना। आपको बस अपना पेन लेके जाना है, एडमिट कार्ड लेके जाना है, आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना है, बस। ओके। हाँ, एग्जाम तो ऑनलाइन ही है, लेकिन सेंटर पे जाके है। ओके। अब सभी के लिए यही ऑप्शन है? जी, सभी के लिए यही ऑप्शन है। पेन पेपर वाला एग्जाम नहीं है, टिक करने वाला, गोला लगाने वाला अब नहीं है। अब आपको कंप्यूटर पे 4 ऑप्शन दिखेंगे स्क्रीन पे, उसमें टिक करना है। आपको रफ सीट दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए। यही है, यही नेट का भी पैटर्न है, यही जैम का भी है, यही गेट का भी है। अभी ये सेम पैटर्न चल रहा है। ओके, तो सर सारे ऑब्जेक्टिव ही होंगे क्वेश्चंस? जी, जी, सारे ऑब्जेक्टिव। नेट की बात कर रहे हैं, तो नेट हाँ का जी, कोई हाँ जी। प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, आपको समझ आ जाएगा। उसमें नेट के एग्ज़ाम में टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? ओके। वो 3 पार्ट में होते हैं, ए, बी, सी। पार्ट ए में ओके। 20 क्वेश्चन होते हैं, पार्ट बी में 40 होते हैं, पार्ट सी में 60 होते हैं, ठीक है? ठीक है आपको सर। अब 20 में से पार्ट ए में सिर्फ 15 करने होते हैं, 40 में से आपको यहाँ 25 करने होते हैं, 60 में ओनली 20 करने होते हैं। ओके। हाँ, उसके बाद आपके जो पार्ट ए वाले ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं, तो ये 30 मार्क्स के सेक्शन हो गया। पार्ट बी में ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं, तो ये 75 मार्क्स का हो गया। और पार्ट सी में ईच क्वेश्चन 4.75 मार्क्स के हैं, तो ये आपके 95 मार्क्स के बनेंगे। तो टोटल पेपर आप देखेंगे तो आपको 200 मार्क्स के अटेम्प्ट करने हैं आपको टोटल ओनली। ओके। पेपर का वेटेज अराउंड आप देखेंगे तो 450 मार्क्स का है अप्रॉक्स। अब पूरा पेपर देखेंगे 20 इंटू 2 40, हाँ जी। 40 इंटू 3 120, एंड 60 इंटू आपका आ जाएगा 4.75। तो इसको कीजिए, कितना हो गया? 95 थ्री जा हो जाएगा नहीं। आई थिंक 285, इसको ऐड कर लीजिए, तो ये आई थिंक हाँ जी। 445 मार्क्स का होता है। चेक ओके। कीजिए एक बार कितना आएगा। इसको हाँ जी। कैलकुलेट। तो ये 445 मार्क्स के टोटल पेपर है, आपको 200 मार्क्स के अटेम्प्ट करने हैं। और इसमें अगर आप 100 प्लस लाते हो तो आपका क्वालिफाई हो जाता है। बहुत बहुत इजी पेपर आ गया, तो कट ऑफ 110 115 के आसपास आती है। तो आप टारगेट 120 प्लस करोगे तो बहुत अच्छा रैंक आ जाएगा आपका 200 में से। ये है। अगर आप 100 भी ले आते, उसमें 3 कैटेगरी है जो नेट का एग्ज़ाम है। उसमें 3 हाँ है, जी। एक तो पीएचडी एडमिशन के लिए है, दूसरा है लेक्चररशिप के लिए, तीसरा है जेआरएफ। सो जेआरएफ में तीनों हैं। जेआरएफ अगर हो गया तो आपने तीनों मतलब क्लियर कर लिया। लेक्चररशिप हुआ तो आपके पास 2 ऑप्शन, ये दोनों हो गया। पीएचडी ओनली में सिर्फ पीएचडी एडमिशन ले पाएंगे आप। ये है। तो सर इसका जैसे पीएचडी के लिए फिर हमें स्कोर भी कम चाहिए होंगे? हाँ, एग्जैक्टली। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं पर्टिकुलर एक आइडिया दूं आपको, तो जेआरएफ के हाँ मान जी। लीजिए कट ऑफ है 110 नंबर, फॉर एग्जाम्पल जनरल कैटेगरी की बता रहा हूँ। तो हाँ एलियंस के जी। लिए अराउंड कट ऑफ होगी 100 नंबर। पीएचडी के लिए कैटेगरी होगी अराउंड 90 नंबर। ये मैं रफ आइडिया बता रहा हूँ, एग्जैक्ट देख सकते हैं इस साल के रिजल्ट से। तो इस तरह ओके। का रहता है सर। सर जेआरएफ के लिए तो जैसे मैं क्वालिफाइंग एज लिमिट है वहां तो वो तो फिल करने की ऑप्शन ही नहीं ना रही, वो तो कैंसिल ही होगी। ठीक है, आप क्वालिफाई करेंगे, फेलोशिप नहीं मिलेगा एक्चुअली आपको, मैं समझ रहा हूँ। ओके। तो लेक्चररशिप और है ना, इसके लिए हाँ आप जी। कर सकते हैं। तो सर जैसे हमें फॉर्म फिल में करना हो तो फिर हमें कौन सी जैसे मुझे कौन सी ऑप्शंस लेनी चाहिए? तो आप एल एस क्योंकि एन पी एच डी ये कीजिए।
ओके। आई थिंक मल्टीपल ऑप्शन चूज करने का ऑप्शन देते हैं, यू कैन टिक वन, यू कैन टिक चूज आउट ऑफ टू, और यू कैन टिक ऑल थ्री, ऐसा कुछ ऑप्शन रहता है फॉर्म भरेंगे तो। भर के देखिए, आपको ओके। आइडिया मिलेगा। तो यू चूज द ओ, बेस्ट पॉसिबल वन, जो आपको जरूरत है और जो पॉसिबल है। सर जैसे जेआरएफ के लिए एलिजिबिलिटी नहीं है, लेकिन अगर कोई बच्चा कर देता है ना, तो हम्म। वैसे एलिजिबिलिटी नहीं है उसकी, तो फिर बाद में कोई वो तो नहीं होगा, नहीं, नहीं, कैंसिल कोई कुंसिल दिक्कत वाला? नहीं है। जेआरएफ एक्चुअली जो है ना, वो फेलोशिप के लिए है। तो आप मान ओके। लीजिए क्वालीफाई भी कोई बच्चा, इसकी आई थिंक 28 ईयर एज लिमिट है शायद जनरल के लिए। हाँ जी, हाँ जी। तो हाँ जी। 28 के बाद भी कोई अगर क्वालीफाई करता है तो कोई नुकसान नहीं है। बट अगर वो पीएचडी में एडमिशन लेगा तो जेआरएफ की फेलोशिप नहीं मिल पाएगी उनको। ओके। जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो फेलोशिप देती है सीएसआईआर या यूजीसी, वो नहीं मिलेगी। ये है, क्वालीफाई करेंगे तो अच्छी बात है। मतलब जो बच्चा जेआरएफ क्लियर करता है वो तीनों क्लियर कर लिया समझिए आपने, ऐसा है। ओके। हम्म। तो सर एक और मेरा डाउट है, जैसे किसी ने जेआरएफ की ऑप्शन क्लिक की है, हम्म। लेकिन उसका वो लेवल नहीं हुआ, हम्म। लेकिन उसके 90 मार्क्स आ गए हैं जो पीएचडी के लिए एडमिशन के लिए चाहिए, हाँ, हाँ। तो वो फिर हो जाएगा उसमें? नहीं, नहीं, उसमें दिक्कत होती है। वो हर साल का अलग-अलग उनका क्राइटेरिया रहता है, स्कीम रहता है, तो आप पढ़ना पड़ेगा आपको। लेकिन इस तरह में गलती हो सकती है। मान लीजिए आपने जेआरएफ ओनली डाला, 110 नंबर हम्म, जेआरएफ कट ऑफ, आपका आ गया 105 नंबर, और हाँ आपने जी। सिर्फ जेआरएफ ही टिक किया हुआ है, तो आप हाँ पीएचडी के जी। लिए और इसके लिए एलिजिबल नहीं माने जाओगे। ऐसा कई बार बीच में हुआ था। ओके। तो आप मतलब आप किसी में क्वालीफाई नहीं किए, समझ लीजिए ऐसा हुआ। तो इसमें ये बेटर होता है आप सारे टिक करो ना एग्ज़ाम में, 1, 2, 3 सब टिक करके चलो। सर एक लास्ट क्वेश्चन है कि हुँ। अगर पीएचडी के लिए क्वालिफाई कर गए हैं, हाँ। लेकिन लेक्चरर वाला आपने ऑप्शन नहीं चूज किया था, हुँ, हुँ। तो फिर अगर आप दोबारा अगर कहीं लेना चाहो, तो फिर हमें आपको दोबारा देना पड़ेगा? हाँ, एग्ज़ैक्टली दोबारा देना पड़ेगा। आप क्यों चूज़ नहीं किए? वही तो मैं कह रहा हूँ। आप तीनों चूज़ करके देखो ना, जो हो जाए वो ठीक है। ठीक ठीक है सर। ये चीज़ है। ठीक ठीक है सर। है ना? तो सर जैसे फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें जैसे चेक भी हमने फॉर्म सही फिल की है, वो कोई आपके इंस्टीट्यूट से कोई हेल्प मिलेगी? आप फॉर्म भरो, ग्रुप में इतने सारे बच्चे हैं, जिस ग्रुप में आप हो ना, तो इसमें हाँ बहुत जी, हाँ सारे जी। बच्चे हैं, सब भर रहे हैं फॉर्म। तो आप किसी बच्चे से बात कर लो पर्सनली या कॉल करके, है ना? तो वो राइट आपको राइट हेल्प कर सर। देगा, क्योंकि सब लोग फॉर्म भर रहे हैं, सबको आइडिया है। तो आप ग्रुप में कुछ क्वेरी है पोस्ट कर दो, हमारी टीम से बता देंगे या बच्चे ही बता देंगे, है ना? राइट ये सर। चीज़। तो अभी जो बच्चे फॉर्म भर रहे हैं वो आपको ज़्यादा अच्छा आंसर कर पाएँगे, क्योंकि वो फॉर्म भर रहे हैं। जो लोग प्रोसेस में होते हैं ना, उनको ज़्यादा पता होता है चीज़ों का। राइट सर। हाँ, तो इसलिए ग्रुप में आप जो भी क्वेरी है ग्रुप में पोस्ट कीजिए, दिक्कत आए तो। और बाकी होगा तो, है ना, आप जॉइन करके पूछ सकते हैं, ग्रुप में पोस्ट कीजिए, बच्चा आपको हेल्प कर देगा। सर एक और था कि हुँ। जैसे जो मेरी एक्चुअली पीछे ना क्लासेस काफ़ी मिस हो गई हैं, जी, जी, जी। कुछ फैमिली इश्यूज़ के कारण, तो अ, मेरा भी सिलेबस जैसे काफ़ी पीछे चल रहा है। हुँ। तो सर कुछ ऐसे है कि जो इम्पोर्टेंट अभी किसमें ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कुछ ऐसा होता है या नहीं सभी को इक्वल चैप्टर्स को वेटेज किस मिलती है एग्ज़ाम में? नेट में? नेट में? तो आप ऐसा है, जैसे आप देखेंगे जनरली तो कुछ टॉपिक से एक-एक क्वेश्चन ही आते हैं। तो उसको आप छोड़, जैसे मान लीजिए जैसे जैसे मार्कोव चेन आपको पढ़ना चाहिए, इससे क्वेश्चन आते हैं। या जैसे एस्टिमेशन है, डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, बेसिक प्रोबेबिलिटी के 1-2 क्वेश्चन आते हैं। तो उसको सर इन हुँ। इनके चैप्टर्स के कुछ आप लिस्ट दे सकते हो कि किसको जिसको पहले कवर कर लेना चाहिए? क्योंकि जितना फिर टाइम बचेगा बाद में उसमें जो रह जाएँगे टॉपिक वो हो जाएँगे। जो जो ज़्यादा अभी इम्पोर्टेंट है उनको अभी आप पहले करवा रहे हैं ना कीजिए। शुरू वाले, तो ये हाँ सब जी। इम्पोर्टेंट वाले ही हैं। जो लेस इम्पोर्टेंट है वो बाद में कराएँगे नेट के लिए, जिसमें कम क्वेश्चन्स आते हैं। ओके। हुँ। तो आप ये टारगेट करके चलो, गेट का पूरा सिलेबस आप पहले ढंग से कर लो, ठीक है? राइट सर। ये तो पूरा है ही, उसके बाद नेट के कुछ टॉपिक हैं जिससे और आपको करने चाहिए, जिससे आते हैं क्वेश्चन। बाकी कुछ टॉपिक से एक-एक क्वेश्चन ही आते हैं, सो दैट यू मे इग्नोर, वो चीज़ है। बट ये सब क्वेश्चन ओके ना आप अभी जैसे हमने ऑलरेडी पीछे बैचेज़ लिए हुए हैं, तो उसमें ये सब क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हुआ है। या आप खुद प्रीवियस ईयर पेपर उठा के भी एनालाइज़ कर सकते हैं, है ना? ओके। हुँ, हुँ। ठीक है सर। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। हाँ। ठीक है जी, अगर कोई क्वेरी किसी को नहीं तो स्टॉप करते हैं। सर हाँ जी। सर मैंने डाउट भेजा है।
पहले से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या डाउट है बताइए। तो इसका जो है कि क्या कह रहा है, x1 x2 यूनिफॉर्म 0 1 में IID है, तो आपसे पूछ रहा है यस सर। एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड वाई। तो कहाँ दिक्कत है, माइनस लॉग x1 का वो कितना आता है डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल आ जाएगा सर वो तो तो 1। एक्सपोनेंशियल पर 1। ये हाँ, x2 जो कॉस के अंदर है वो उसको फिर कैसे, उसका फिर मॉड भी आ जा रहा है अगर मैंने अलग अलग करके किया तो। तो क्या दिक्कत है, जैसे ये अगर मैं बात करूँ कि अभी इसका नाम मैं नया रख देता हूँ, मान लीजिए W1। अब मान लीजिए आपसे पूछा जाए एक्सपेक्टेशन ऑफ, आप लोग ट्राई नहीं करते, क्वेश्चन देख के ही डर जाओगे तो कैसे होगा भाई, इसमें क्या ही नया है। अगर मुझसे ये पूछा जाता क्या दिक्कत है, कॉस 2 पाई x2 का क्या दिक्कत है, ये इंटीग्रेशन हो गया कॉस 2 पाई x इंटू PDF ऑफ x2 इन x dx 0 से 1। बताओ इसमें क्या नया है। आप ये जानते हो, एक्सपेक्टेशन ऑफ GX का फॉर्मूला जानते हो, यस ये सर। लगाओ, इसमें क्या दिक्कत है। ये होता है GX इंटू पी डी ओके एफ तो वैसे यहाँ भी है। अगर सीधा सीधा मैं यहाँ लिख दूँ इसमें जो करना है तो वो भी हो जाएगा। आपको बस थोड़े से है ना और वो। सर मॉड एक्स को तो फिर मॉड का क्या मॉड का क्या दिक्कत है, करेंगे? मॉड लगा दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप मॉड यहाँ लगा दो, यहाँ मान लो मैं यहाँ मॉड लगा हुआ है तो यहाँ मॉड लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मॉड को हटाओ, मॉड हो गया। आपको क्या चाहिए, जो सीधा सीधा मैं स्टार्ट करता हूँ, एक्सपेक्टेशन और मुझे चाहिए मॉड वाई। वाई क्या है, जो y आपके पास है वो y है 2√−ln x1 cos 2 पाई x2। अब इसको ट्राई करोगे तो क्यों नहीं अलग अलग कर दो, x1 x2 इंडिपेंडेंट है, तो 2 को हमने बाहर कर दिया, √−ln x1 यहाँ है, एंड cos 2 पाई x2 यहाँ है। इसको अलग अलग कर दो, इसको भी अलग कर दो, इसको अलग कर दो। अब ये अलग निकालो, ये अलग निकालो, क्या दिक्कत है। ये कहीं ना कहीं 2 टाइम एक्सपेक्टेशन ऑफ सम g1 फंक्शन ऑफ x1 है, कि एक्सपेक्टेशन ऑफ सम g2 ऑफ x2 है। अब क्या फंक्शन ऑफ x1 x2 नहीं निकाला जा सकता एक्सपेक्टेशन, यस सर। इसको अलग अलग निकालो वैल्यू कि इसकी क्या होगा, ये क्या होगा, अलग निकाल के पुट करो। ठीक है। दूसरे वाले में क्या है, दूसरे वाले में रैंडम सैंपल ऑफ साइज एंड चिल्ड्रन फ्रॉम पॉपुलेशन विथ PDF। तो ये जो अगर आप देखेंगे तो ये डबल एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है एक्चुअली, है ना। अगर इसको मैं कंबाइन करूँ तो ये जो PDF लिखा हुआ है ये e⁻, है ना, मैं कंबाइन कर देता हूँ तो e⁻x मोर देन इक्वल टू 0 है, सो मॉड x माइनस थीटा हो गया, एंड x माइनस थीटा नेगेटिव है, माइनस कॉमन ये आ गया, और यहाँ x बिलोंग्स टू r है। तो ये डबल एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का PDF है। इसमें सफिशियंट एस्टिमेटर जो होगा ना, तो क्या लिखा, मीडियन ऑफ द सैम्पल इज सफिशियंट। इसमें सफिशियंट ये होता है x1 x2 xn, ये होगा सफिशियंट। ये नॉन ट्रिवियल एस्टिमेटर नहीं मिलेगा, इसमें ऑप्शन जो है ना, ए वाला नहीं, ए तो है ही नहीं, ये वाला लिखना चाहिए, या ऑप्शन के हिसाब से मीडियन क्यों लिखा है। तो एक मिनट, कितने सैंपल साइज क्या है, एन है ना, तो साइज एन अगर करेंगे ना, इस क्वेश्चन में मिस्टेक एक्चुअली कर रखा है, ठीक है। तो एक्स आई माइनस थीटा आई फ्रॉम 1 to n, इसकी पावर n हो जाएगी। अब ये जो है सफिशियंटी देखना है ना, ये कुछ और निकाला, ये सफिशियंट एस्टिमेटर होगा, इसमें कोई ऑप्शन लिखा ही नहीं है, तो ये कुछ मिस्टेक है, ठीक है। या पहले यस ऑप्शन में सर। ही उसने डॉट 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 छोड़ दिया ना, पहले ऑप्शन लिखा है ना x1 xn, उसको ऐसे लिखना था x1 डॉट 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 xn, ऐसा होगा, तब जाके हो जाएगा। यस ठीक है, जैसे मिस्टेक, ये सैंपल नहीं होगा, मीडियन नहीं होगा। इसमें कौन सा डाउट है जो तीसरा वाला भेजा आपने, क्वेश्चन नंबर सर कौन सा। इसमें सेकंड और थर्ड।
सेकेंड में क्या है, एक्स वाई टू रैंडम वेरिएबल है जिसका काई स्क्वायर टू नहीं डिस्टिंक्ट। नहीं सर सॉरी, इसमें से थर्ड है, सेकंड तो हो गया। ओके, एक्स वन एक्स टू थर्ड एक्स वाला। एन रैंडम सैंपल है साइज एन का फ्रॉम पी पी एम एफ। सो पी एम एफ जो हमें दे रखा है के अपॉन एक्स फैक्टोरियल, जहाँ एक्स की वैल्यू है 0 1 2। तो अगर सीरीज का सम निकालोगे और इसको आप x फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी करके 1 रख दोगे तो k की वैल्यू कितनी आएगी। पीएमएफ है ना ये, तो पहले k निकालना पड़ेगा हमें। तो व्हाट विल बी k। सीरीज का सम निकालना आता है, k बाहर करेंगे कि e की पावर 1 बराबर 1 हो जाएगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी e की पावर -1। तो अभी पीएमएफ मुझे अब फाइनली k की जगह e की पावर -1 रखना है। अब हमें पूछा है, एक नया एस्टिमेटर i दिया है, इंडिकेटर वेरिएबल है, और टीएन क्या है, उसका एवरेज है। इसमें क्या दिक्कत है भाई, तुम सब ट्राई नहीं कर पाते हो ठीक से। ये मान लो अभी के लिए x बराबर 2 कर देता हूँ जो समझने के लिए, अदरवाइज तो अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ i निकालेंगे तो क्या होगा, i के पास दो ही वैल्यू, या तो 1 है या 0 है। सो 1 इंटू प्रोबेबिलिटी i बराबर 1। सो 1 इंटू प्रोबेबिलिटी i बराबर 1 प्लस 0 इंटू प्रोबेबिलिटी i बराबर 0। i बराबर 0 की प्रोबेबिलिटी तो 0 ही हो गया। तो फाइनली i बराबर 1 कब होगा, जब x बराबर 2 होगा। तो ये इक्वल है x बराबर 2 के। और x बराबर 2 की क्या प्रोबेबिलिटी है भाई, आपका xi क्या सैंपल दे रखा था, यही था ना। इसमें x बराबर 2 कितना आएगा, तो e की पावर -1/2 ये आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल 2 ही आ जाएगा। e की पावर -1/2 तो 1/2 हो गया ना, ये हो गया। अब ये क्या किया, अब एक नया रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर दिया इसने, टी एन क्या है। मतलब ये सब बस आपको ठीक से समझ नहीं है, इसलिए मान लो इसको आई एन बोल दो अभी के लिए फॉर एग्जांपल, तो इसको एक्स एन बोल दो। तो यहाँ पे आई फ्रॉम 1 to n, तो ये क्या है, आई बार ही तो है। अगर मैं इसको या इसको कुछ नया नाम दे देता, मान लो वाई एन कर दूँ, तो ये क्या है, वाई बार हो जाएगा। वाई बार का मीन क्या होता है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी एन जो होगा वो वही आएगा 1/2/e, यही आएगा। तो ऑप्शन बी सही है, इसमें सी सही है, सी सही है इसमें। यस। एक्स बार का मीन वही होता है जो एक्स का मीन होता है। तो मैं वाई जैसे इसको बोल रहा हूँ, तो इसका वाई का जो एक्सपेक्टेशन आप समझो यहाँ पे है ना, जो वाई एन का एक्सपेक्टेशन होगा सैंपल का, वही वाई का मीन का होगा, है ना, इस तरह से आ जाएगा। लास्ट वाले में बताइए क्या दिक्कत है इसका जो है। सर हम्म सर एमएलडी मतलब वो डिफरेंशिएशन और पैरामीटर वाला केस पता है, मतलब ये ऐसे ये वाला कुछ नया था, कुछ आया नहीं समझ कि इसको इसमें कैसे ये करना पूछ है। रहा है इसमें कि लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम कब होगा, कंसीडर द पीएमएफ जहाँ पे 4 वैल्यूज हैं। तो x की वैल्यू इधर है, और तो क्या होता है, वैल्यू ऑफ पैरामीटर दैट मैक्सिमाइजेज अ लाइक्लीहुड फंक्शन। तो किस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग पूछ रहा है, x बराबर 3 के करस्पॉन्डिंग पूछ रहा है। तो x बराबर 3 वाला रो देखो, x बराबर थर्ड रो में क्या क्या नंबर है, 8/11, 5/7, 3/4, 2/3। इन चारों में लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, डेसिमल में सबको कन्वर्ट कर हाँ लो, ठीक है। तो डेसिमल में कन्वर्ट करके बताओ सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। जो सबसे लार्जेस्ट होगा उसके करस्पॉन्डिंग एमएलई आ जाएगी। बताओ अभी आपको क्या लग रहा है कौन सा लार्जेस्ट है। शायद 2/3। 2/3 कितना होगा, 0.66, और ये 3/4 होगा 0.75। सर पर
हम लोग ने रो के अलॉन्ग देखा 3, तो वो जो θ1 θ2 की वैल्यू है, तो θ2 भी तो लार्ज हो रहा है 3 दो बार, एक बार θ1 भी 3 हो रहा है, तो x को देखना है, एमएलई का मतलब क्या x के एमएलई का डेफिनेशन क्या है? एमएलई का डेफिनेशन क्या कहता है? हमें ऐसा एस्टिमेटर चाहिए जो मैक्सिमम हो। नहीं नहीं, एमएलई का मतलब है थीटा की वो वैल्यू जो लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करे। अब यहाँ लाइक्लीहुड फंक्शन हमारा प्रोबेबिलिटी है। अब क्वेश्चन पढ़ो ढंग से, क्वेश्चन ने पढ़ा है, क्वेश्चन पढ़ो जरा ढंग से। इफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ एक्स इज, क्या लिखा हुआ है? 3 तो भाई हमें 3 वाला 3 रो ही लिखा है। देखना है, बाकी रो का कोई मतलब ही हाँ, नहीं है, वो फालतू है। ओके हमें सर। बता दिया कि थर्ड रो एक्स की वैल्यू 3 है, मैं सिर्फ थर्ड रो देखूंगा। अब थर्ड रो में देखूंगा, थर्ड रो में वो लाइक्लीहुड फंक्शन है, ये लाइक्लीहुड फंक्शन की वैल्यू है, ये लाइक्लीहुड फंक्शन की वैल्यू, ये लाइक्लीहुड फंक्शन की वैल्यू, ये लाइक्लीहुड। अब हम देखेंगे वैसा कौन सा θ1 θ2 है जिस पे लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम है, ये डेफिनेशन पे है एमएलई के। तो इन चारों में देखो कौन सा मैक्सिमम, मान लो 3/4 मैक्सिमम एग्जांपल के लिए। सो 3/4 के करस्पॉन्डिंग θ1 θ2 क्या है? 2, 1/2। सो θ1 की वैल्यू 2 एंड θ2 की वैल्यू 1/2, ये एमएलई है। एमएलई थीटा की वो वैल्यू है जिसके करस्पॉन्डिंग लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम हो। तो मुझे एक 3 दिया, मैं 3 पे ढूंढ रहा हूँ कौन सा लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम है, वो लाइक्लीहुड की वैल्यू है। पीएमएफ ही लाइक्लीहुड फंक्शन है सिंगल रैंडम साइज सैंपल साइज में। तो ये एमएलई है क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, जो θ1 θ2 मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी देगा वो एमएलई है। ठीक है सर। ठीक है जी, ओके। सर मेरे पास एक क्वेश्चन है। हाँ जी, पूछो भाई। सर वही जो जैम का रिजल्ट आता है तो दोनों की लिस्ट आईआईटी और एनआईटी की एक साथ ही आती है या फिर पहले आईआईटी का कंप्लीट हो जाता है फिर एनआईटी का चालू होता है? हाँ, पहले आईआईटी का हो जाता है फिर एनआईटी का चालू होता है। यस सर, तो क्योंकि जो मेरी यूनिवर्सिटी है सर उसमें जून में मेरा 6th सेमेस्टर का पेपर होगा और हम्म, फिर अगस्त में उसका रिजल्ट आएगा। ठीक है। और आईआईटी का तो सर मतलब जून और जुलाई में लगभग पूरा एडमिशन हो जाता है, तो फिर मार्कशीट कैसे आएगी सर, ये मेरे पास एक डाउट था। तो तुम जैम का भरोसा ढंग से पढ़ते क्यों नहीं हो? उसमें डेट दे रखा है शायद, देखो कितने सितंबर तक, 3 अक्टूबर तक का डेट दे रखा है। तुम आईआईटी में एडमिशन अच्छा। ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 3 अक्टूबर तक तुम सर्टिफिकेट सबमिट करोगे तो भी चलेगा पास का। यस सर। हम्म, ठीक है ठीक। ठीक है, ओके। ओके, थैंक्स। जी, थैंक यू।